राहुल बल्वे जी का, और इस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे मुझे मालूम है। इनका सवाल है कि 5 साल के लिए 2 अच्छे शेयर बताइए। तो आप अपनी तरफ से तो नाम बताने वाले नहीं हैं, ये मुझे पहले से पता है, फिर भी मैंने आपके लिए ये सवाल फिर क्यों रख दिया। वो इसलिए कि चलिए आप 2 नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब शेयर चुनने बैठे तो कैसे चुनने बैठे। हो सकता है राहुल जी का तो सवाल अक्सर आता रहता है, तो ये कह सकते हैं कि हमारे नियमित दर्शक हैं और नियमित निवेशक भी होंगे। लेकिन मान लीजिए कोई शेयर बाज़ार में अभी आ रहा है, उसे शेयर बाज़ार में शेयर चुनना सीखना है, तो सबसे पहली चीज़ें, सबसे बेसिक्स जो हैं कि एक शेयर कैसे चुनेंगे। उसी बहाने अगर आप कुछ ऐसे फ़िल्टर बता दें जिससे राहुल जी 2 नहीं तो कम से कम 5-7 अच्छे नामों तक पहुँच सकें, उसके अंदर वो 2 फिर चुन लें, खुद ही चुन लें। तो चुनने के तरीके में इनकी मदद कर दीजिए फिर। बिल्कुल बताऊँगा और मैं अपना तरीका ही बता देता हूँ क्योंकि मेरा कोई तरीका ऐसा प्रोप्राइटरी तरीका नहीं है। हाँ, इसमें 5 मिनट समय लग सकता है लेकिन समझिएगा आपके लिए बहुत अच्छा एजुकेशन हो जाएगा। तो मैंने जो अपना इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल रखा है उसको मैंने नाम दिया है जीडीटेफ। सम पॉइंट है मुझे इसको अपना प्रोप्राइटरी मॉडल रिकॉर्ड कराना है। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं ना, तो आप एक जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस एस्टैब्लिश कीजिए। सिर्फ इंडिया का नहीं, अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ये व्यू लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किस तरह के इकोनॉमिक सिनेरियो में हैं और किस तरह के इकोनॉमिक सिनेरियो में जाने के चांसेस बनते हैं। इस बीच में हिकअप्स आएँगे, कभी रशिया यूक्रेन वॉर आ जाएगा, कभी चाइना ताइवान टेंशन आ जाएगा, ये सब बीच-बीच में आएँगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको व्यू लेना पड़ेगा। अब इसका दूसरा पॉइंट सुनिए। जब इकोनॉमिस्ट आपको इकोनॉमी पे व्यू व्यू देंगे और उसके बेसिस पे आप स्टॉक मार्केट में पोजीशन लेंगे, तो फिर पैसा नहीं। बिकॉज़ इकोनॉमिस्ट डेटा रिलीज़ होता है और उसके हिसाब से अपने सिचुएशन को एडजस्ट करते हैं। व्हाइल हमारा जो मार्केट है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो आगे देखता है, वो रियर व्यू मिरर नहीं देखता, पीछे नहीं देखता है। तो हमें जो पहला मेरा पैरामीटर है, उसमें मुझे इकोनॉमी बिल्कुल क्लियरली अपने एबिलिटी में इतनी समझ आनी चाहिए कि अगला 3 से 5 साल क्या खरीद का है, या बेच का है, या फँसने वाला है। पहला एनालिसिस मैं वो करता हूँ, उस पे व्यू लेता हूँ, जिसमें इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, हमारा फिस्कल डेफिसिट का कैसा मूवमेंट होगा, एफडीआई कैसा चल रहा है, सारे एनालिसिस को मैं इनपुट में डालता हूँ और तब मेरा फिर एक जनरल इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ जाता है। अब ये व्यू ले लिया, तो इसके बेसिस पे मैं ट्राई करता हूँ समझने की कि कहाँ पे सेक्टर टेलमेंट आ सकता है। क्योंकि अब हम पूरे 18,000 स्टॉक तो खरीद नहीं सकते हैं, हमें अपना बेट फ़िल्टर आउट करना है। तो फिर सेक्टर टेलविंड में देखने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ आ सकता है, बेस्ड ऑन जो मेरा इकोनॉमिक सिनेरियो मैंने पेंट किया है। अब उसमें बहुत सारे सेक्टर टेलविंड आ सकते हैं। अब उसमें नेक्स्ट फ़िल्टर जो मेरा होता है, कौन से सेक्टर मुझे आसानी से समझ आते हैं। बहुत से सेक्टर इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आते हैं। तो डिस्पाइट उसमें पोटेंशियल होते हुए भी मुझे बाहर रहना होता है बिकॉज़ मुझे उसकी समझ नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ वैसे भी समझ नहीं आती मुझे। तो फिर सेक्टर लेवल पे आके विद इन सेक्टर मुझे फ़िल्टर करना पड़ता है कि मुझे क्या आसानी से समझ में आता है। देखिए, कंज़म्पशन ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इकोनॉमी लिंक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएँगी। कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर समझ में नहीं आएँगे। बैंकिंग लोग कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं लेकिन आप बहुत डीप इनसाइड में जाएँगे तब। लेकिन अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझ के आप टॉप 4, 5, 6 बैंक्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसमें 4-5 पैरामीटर एनपीए ट्रेंड, जीएनपीए ट्रेंड, क्रेडिट ग्रोथ ट्रेंड, ये सब समझ लें तो काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना पहला फ़िल्टर खत्म कर दिया। अब दूसरा, कहीं पे जैसे मैं व्यू लेना चाहता हूँ तो मुझे पोज़ीशंस लेने पड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, चूँकि मैं आपके इंडिया का बहुत ही पुराना डेरिवेटिव्स एनालिस्ट हूँ, शायद नया एक पहला दूसरा हूँ। इसलिए मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ डेरिवेटिव डेटा समझने का भी कि क्या कुछ बढ़िया एंट्री पॉइंट मुझे मिल सकता है क्या? मैं डेरिवेटिव्स ट्रेड नहीं करता, मैंने छोड़ दिया है, ना मैंने मेरे क्लाइंट्स के लिए वो पोज़ीशन बनाता हूँ, लेकिन वहाँ से व्यू लेता हूँ। एंट्री पॉइंट वहाँ से मुझे मिलता है। तो ये दूसरा पैरामीटर अगर आप समझ सकें, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, आप नहीं समझ सकेंगे, लेकिन समझ सकें तो वहाँ से आपको बेहतर एंट्री पॉइंट मिल सकती है। अब तीसरा जो है टेक्निकल फैक्टर, मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ लेकिन बेसिक मैं इतनी चीज़ें समझता हूँ, प्राइस वॉल्यूम पैटर्न, जिसके बेसिस पे मैं ये इंश्योर करता हूँ कि अगर मैंने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया है,
और उसके बाद सॉरी जो टी मैंने टेक्निकल बोला, इसके पहले लास्ट में जो वर्ड है वो एफ है, वो फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल एक्चुअली मेरे टेक्निकल के पहले आता है, तो उसके बाद फिर पहले मैं स्टॉक आइडेंटिफाई करना शुरू करता हूँ। फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स में मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है गवर्नेंस। अगर किसी भी कंपनी में पहले किसी तरह का दाग लगा हुआ है तो वो मेरे फिल्टर से बाहर निकल जाता है। भले इसके लिए 2-4 अच्छे अपॉर्चुनिटी चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नेंस पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। आप पूछेंगे गवर्नेंस कैसे आप समझ सकते हैं? गवर्नेंस समझना या तो बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है। बहुत आसान इसलिए है कि आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आप मल्टीनेशनल टाइप कंपनीज़ चुनते हैं या जिसमें मल्टी ओनरशिप होता है अलग-अलग बड़े प्रमोटर्स का या बड़ा ब्रांड नेम इंडिया का, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली गवर्नेंस का इश्यू नहीं आएगा। तो एक वो फ़िल्टर होता है। दूसरा मैं कोशिश करता हूँ ये समझने की, एक बहुत बड़ी गलती हुई थी मेरे से एक कंपनी होटल की ही कंपनी थी, मैं भूल जाता हूँ उसका द बाइक हॉस्पिटैलिटी में मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। जब मैंने उसको खरीदना शुरू किया था तो मैं जाके बाइक हॉस्पिटैलिटी होटल सब देख के आया और बहुत ज़बरदस्त, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। क्या मैं नहीं समझ पाया, उस कंपनी के क्रॉस होल्डिंग्स को मैं नहीं समझ पाया। ये इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तो आप समझ पाएँगे। उस क्रॉस होल्डिंग में ये होता है कि आपका कंपनी का नेचर कुछ और होता है, लेकिन उससे पैसा जो आता है वो पैसा निकल के कहीं और इस्तेमाल हो सकता है और वो चीज़ सही नहीं होती है। इसलिए गवर्नेंस में ये भी देखना होता है कि क्या मल्टीपल बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है क्या? अब आपको ये भी सवाल कर सकते हैं कि टाटा ग्रुप में तो इतने सारे कंपनीज़ हैं, तो टाटा ग्रुप में कंपनीज़ हैं तो अलग-अलग वर्टिकल्स है ना, आप एक ही वर्टिकल में मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कंपनीज़ तो नहीं बना के 50 कंपनी का फॉर्मेशन तो नहीं है एक टीसीएस के नीचे, जिसमें छोटे-छोटे सब क्रॉस होल्डिंग बना के रखें, बड़ी कंपनी है। तो छोटे-छोटे क्रॉस होल्डिंग को हमें समझना पड़ता है कि गवर्नेंस का इश्यू वहाँ आ सकता है कि इतना सारा कंपनी मल्टी लेयर क्यों बना के रखा है। वो तो वहाँ पे मैं गवर्नेंस एस्टैब्लिश करता हूँ। गवर्नेंस एस्टैब्लिश हो गया सबसे पहले, फिर फंडामेंटल में घुस जाते हैं कि वैल्यूएशन कैसा है, सेक्टर जो टेलविंड है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो किस लेवल पे मिल रहा है, किस प्राइस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, फिर उसकी शुरू होती है अर्निंग्स समझने की कोशिश। अब अर्निंग समझना या तो बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। बहुत मुश्किल इसलिए है कि अगर आप जाएँगे कंपनी को बात करेंगे, उसके हिसाब से जो एनालिस्ट करते हैं कि सेल्स का फ़ोरकास्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली आप उसमें एक्सपेंसेस एडजस्ट करेंगे, तो महीना दिन तो एक स्टॉक के लिए आपको देना पड़ता है। मैं सिंपल काम करता हूँ। मैं नॉर्मली ईबिटा लेवल पे, ईपीएस लेवल पे, सेल्स लेवल पे, इस लेवल पे समझने की कोशिश करता हूँ कि इंडस्ट्री ग्रोथ के अगेंस्ट कंपनी का क्या ग्रोथ रहा है। और कंपनी के कॉन्कॉल अगर होते हैं तो उससे समझ जाते हैं कि उनकी अपने प्लान्स क्या हैं। तो इसके बेसिस पे अगले 3 से 5 साल का मैं एक मोटा-मोटा ईबिटा लेवल, ईपीएस लेवल आइडेंटिफ़ाई कर लेता हूँ और इसको उसको वैल्यूएशंस में बेक इन करने की कोशिश करता हूँ। अगर उस वैल्यूएशन में मुझे ऐसा समझ में आ गया कि इस कंपनी में 25 से 50-60% का अपसाइड है, ये मेरे फंडामेंटल फ़िल्टर में आ गया। अब फंडामेंटल फ़िल्टर में आ गया क्यों? क्योंकि मेरा मेथड यही है कि मुझे या तो एक कंपनी साल में 25% का रिटर्न दे या 3 साल में 60% का दे। तो मेरे टारगेट जो 12-13% का नेट लेवल पे पोस्ट कैपिटल गेन टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस जो सीएजीआर है वो अचीव हो जाता है। ये फंडामेंटल आइडेंटिफ़ाई हो जाता है। उसके बाद फाइनली मैं टेक्निकल लेके आता हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे समझ में आता है कि क्या अभी भी ओवर प्राइस्ड है क्या? प्राइस वॉल्यूम क्या कह रहा है? तो टेक्निकल आपको समझा देता है कि एंट्री लेवल ठीक मिलेगा कि नहीं और अगर मिलेगा तो यहाँ से कितना रिस्क है, कितना अपसाइड है। तो टेक्निकल का प्राइस प्रोजेक्शन को सुपर इम्पोज करते हैं फंडामेंटल के प्राइस लेवल पे। दोनों में जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, मेरा केस ऑफ बाइंग उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है और इस बेसिस पे मैं फाइनली स्टॉक पिकिंग करता हूँ। तो ये मेरा तरीका है, मोस्टली ये काम कर जाता है और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी बातें सोच कर के सुन कर के मैं ये सोच रहा था कि अच्छा, ये अगर कोई इसे एक ट्यूटोरियल के रूप में सुने, तो उसके बाद वो शेयर बाज़ार में पैसा लगाएगा या कहेगा कि चलो बैंक में रहने देते हैं, एफडी में इतना पैसा तो मिल ही जा रहा है? नहीं, एक और काम कर सकता है ना, कुछ हमारे जैसे भले लोगों के साथ भी आ सकते हैं। जी, बिल्कुल। अभी एक सवाल यहाँ पर
राजीव बंसल जी का है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि जिन शेयरों में फ़ायदा हो रहा है उनमें क्या किया जाए। अभी आपने जैसे शुरुआत में ही कहा कि लार्ज कैप में निकल रहे हैं, उसमें से वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और मिड कैप में, स्मॉल कैप में ज़्यादा लगा रहे हैं। लेकिन इनका सवाल आगे जो दूसरा हिस्सा है, ये खास तौर पे जो मिड कैप स्टॉक जहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है वहाँ पर इनकी नज़र है कि वहाँ से पैसा निकाल लिया जाए क्या? आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो उल्टा कर रहे हैं, हम लार्ज कैप से निकाल के मिड कैप में, स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। नहीं, तो मेरे शुरुआत के बिल्कुल एक-एक स्टेटमेंट पे जाइए बंसल जी। चर्न तो करना ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है। जो आपको मिड कैप प्रॉफ़िट दे रहे हैं, आप प्रॉफ़िट के हिसाब से भी थोड़ी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी चीज़ों को समझते हैं इसलिए वैल्यूएशन के हिसाब से बुकिंग। जहाँ पे आपको मिड कैप में रूम दिख रहा है, प्रॉफ़िट दिख रहा है और वैल्यूएशन पे कंसर्न आ रहा है ना, वहाँ से बुकिंग। लेकिन कंप्लीट बाहर रहने का भी सिचुएशन नहीं है, आप उसको बुक कर रहे हैं, तो अगर आप बेटर अपॉर्च्युनिटी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, तो उसमें आप रोटेट कीजिए। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर किसी स्टॉक में आपको 25-50% बन चुका है, उसके ऊपर बन चुका है, तो उसमें से सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेके जाना चाहिए और जो बेटर वैल्यूएशन वाले स्टॉक हैं, उसमें शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो या तो उसको आप थोड़ा कैश में बना के रख लीजिए या बेटर अंडर वैल्यूड नहीं कह सकता मैं, लेकिन हो सकता है बेटर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली सेफर वैल्यूएशन जहाँ पे डाउनसाइड 10% हो, अपसाइड 30-40% का हो, वैसे जगह में जाके इसको प्लो बैक कर सकते हैं। मुझे ऐसा समझ में आता है। तो येस, आपका जब मेरा जवाब यही है, लार्ज कैप में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए या ट्रेडिंग होनी चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में जहाँ पैसा बन गया है, वहाँ से सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल जाना चाहिए। फंड का या तो रोटेशन होना चाहिए या कैश लेवल प्रिज़र्व होना चाहिए फॉर अ बेटर प्राइस। जी। तो आशा है राजीव जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब